अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। अच्छा देखिए, अगर ये पिक्चर नहीं देखी तो आप ये चैप्टर नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इस पिक्चर के अंदर एक सीन दिखाया गया था जहां हमारे श्रीमान सलमान खान कुछ गुल्लकों के साथ बात कर रहे थे। उस गुल्लकों के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। चैप्टर का नाम है भैया प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन एंड रिजर्व अगर आपकी आसान भाषा में बात करूं तो उसको गुल्लक कहते हैं। गुल्लक यानी पिगी बैंक, यानी वो पैसा जो आपने जोड़ के रखा हुआ है फ्यूचर में होने वाली देखी जाने वाले खर्चे या ना देखे जाने वाले खर्चे या लॉसेस को ओवरकम करने के लिए। स्वागत है आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग और आजकल तो गाकर भी समझाते हैं। तो भैया डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा विद हिलेरियस एग्जांपल। चैप्टर बहुत मजेदार है। मतलब इस चैप्टर, देखो पहली बात तो चैप्टर है 2 पन्नों का। बच्चों को लग रहा था कि यार आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का लेक्चर आएगा, लेकिन बेटा मुझे अपनी ना प्लेलिस्ट पूरी करनी है, और उस प्लेलिस्ट से पहले, रेक्टिफिकेशन से पहले प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर आना बहुत जरूरी था। चलो, बच्चों की डिमांड भी थी, और अब ज्यादा दूर नहीं, 2 दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद, टुडे इज मंडे, आपको थर्सडे रात को मिल रहा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सुपर वन शॉट। ये तुम्हारे भाई का वादा है। आप लोगों ने अगर ये पिक्चर नहीं देखी तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमारे सलमान खान भाई एक जॉब करते हैं जहां पर ये डूबते हुए लोगों को समुद्र के पास, जैसे बेवॉच थी ना, ये हमारे इंडियन बेवॉच थी, तो वहां पर वो बचाते थे, ठीक है ना। लेकिन स्टोरी की जो जो स्टोरी थी वो कहीं ना कहीं प्रियंका चोपड़ा की तरफ और अक्षय कुमार की तरफ भी जाती है। लेकिन यहां पे अगर गुल्लक की बात करो तो यहां पर लिखा है दादी की आंख के इलाज के लिए, बहन की पढ़ाई के लिए, बहन की शादी के लिए और भगवान के प्रसाद के लिए, ठीक है ना। तो अपनी सैलरी में से कुछ कुछ पोर्शन इस गुल्लक में डाला करते थे। ये चैप्टर भी कुछ इसी प्रकार का है। हमें अपने बिजनेस के अंदर फ्यूचर में होने वाले लॉसेस जो देखे जा सकते हैं या जो नहीं देखे जा सकते, ये ऐसे एक्सपेंस जो होंगे तो सही, लेकिन उनका एक्चुअल अमाउंट हमको नहीं पता कि वो क्या होने वाला है, उसके लिए हम बनाते हैं प्रोविजन और रिजर्व। जब भी हमारे जीवन में कोई आपदा आती है तो हमें पैसों की नीड पड़ती है। जैसे आपके जीवन में भी आजकल एक आपदा आ रखी है कि मिड टर्म तो तुम्हारे हो गए हैं, मिड टर्म तो तुम्हारे हो गए हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं आया। अब भैया फ्यूचर में, फ्यूचर यानी जो फाइनल्स में कैसे परफॉर्म करे, क्या रणनीति होनी चाहिए ये भी नहीं पता, कैसे सारा सिलेबस दोबारा से कवर करे। सर अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा, सारा का सारा समय निकाल दिया। तो उसके लिए भी एक गुल्लक लेकर आया हूं, ध्यान समझना। उसमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, पैसे की बात बाद में करता हूं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बारी बता दूं, अभी हाल ही में एक वीडियो डाली थी जहां पर हमारा टॉपर्स क्रैश कोर्स, यानी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए टॉपर्स का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। 18 तारीख को पहली क्लास होगी। टारगेटेड बैच है, 45 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, और डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड का मतलब क्या है? सिर्फ आप और मैं, ठीक है ना। डेडिकेटेड बैच रहेगा। 45 डेज के अंदर आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन 45 दिन के बाद जैसे बाकी लोग करते हैं ना, सिलेबस खत्म कर दिया जी, आज लास्ट लेक्चर है, इमोशनल बातें करके खत्म कर देंगे, नहीं। हमारे से पहले वाला जो बैच चल रहा था वो भी हमारा टिल एग्जाम चलता रहेगा, और आपका भी टिल एग्जाम चलता रहेगा। 45 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बताऊंगा। वीकली शेड्यूल आपको मिलता रहेगा, वेल प्लान्ड। इस कोर्स को लॉन्च करने से पहले 1 महीना पहले हम लोगों ने बहुत तैयारी की। वहां पर जैसे अगर मैं अकाउंटेंसी का बताऊं, वीक 1 के अंदर हम 2 चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने जो इसको बनाया है, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, ताकि बच्चा बोर ना हो जाए। बेसिक टर्म्स और अकाउंटिंग क्वेश्चन, ये होगा वीक 1 में। उसके बाद हो जाएगा इसका टेस्ट, ठीक है जी। फिर आएगा उसका टेस्ट के बाद उसकी करेक्शन भी। आपका इंट्रोडक्शन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग वीक 2 में होगा। फिर इन 5 चैप्टरों का टेस्ट। यानी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे रियलिटी चेक मिलता जाएगा कि कहां कहां आपकी कमी है, ठीक है ना। ऐसे सारे के सारे चैप्टर हमारे वीक 8, वीक 7 तक चलेंगे। उसके बाद हमारे मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, डाउट सेशंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये टिल एग्जाम हमारे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। सेम अकाउंटेंसी का है। मैथ्स, कोर मैथमेटिक्स होगी, अप्लाइड मैथमेटिक्स आई एम वेरी सॉरी इस साल नहीं है। तो कोर मैथमेटिक्स के पूरे शेड्यूल आपके सामने है। इसी प्रकार इंग्लिश का, इसी के प्रकार इकोनॉमिक्स, इसी के प्रकार
BST, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पांचों के पांचों चैप्टर आपको मात्र, देखो ना, गुल्लक तोड़ने की नीड भी नहीं पड़ेगी। गुल्लक बनाई होगी पढ़ाई के लिए पापा ने, मम्मी ने, तोड़ने की नीड नहीं है, क्योंकि भैया उस प्रोविजन, उस रिजर्व में सिर्फ 999 आपको खर्चने। लेकिन 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 सिर्फ 2 दिन तक रह गया, थर्सडे तक रह गया। थर्सडे के बाद ये कोर्स बढ़कर 1599 के आसपास हो जाएगा, 1499। ये सारा कुछ है, और सारी की सारी क्लासेस लाइव चलेंगी, विल वेल डिफाइंड शेड्यूल। जैसे आप कोर्स परचेज करोगे 18 से 3 दिन पहले आपको पूरा का पूरा, मतलब 15 तक आपको पूरा पूरा शेड्यूल ऑन एयर भी हो जाएगा। यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है जी। तो अपने उस गुल्लक को तोड़ो, जरूरत पड़ रही है तो, नहीं पड़ रही तो भैया आपको इस बारी एहसास होना चाहिए कि गुल्लक कितनी जरूरी है, कि ताकि ऐसी चीजों को आप परचेज कर सको, अपने आप को गिफ्ट कर सको। 999 नॉट अ बिग अमाउंट। हाँ, लेकिन अगर आप पहले ही हमारे बच्चे हो, मान लो पहले आप हमारे पेड यूजर थे, और मान लो आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया, आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, महापैक वाले बच्चों को तो ये फ्री ही मिल रहा है, लेकिन जिसने महापैक नहीं खरीदा था वो सिर्फ और सिर्फ SNF 200 कोड लगा दे, आपको 200 का और डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको कोर्स मिल जाएगा 799 का। चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर में ये सब पढ़ लेना है, मैंने बहुत सारी मेहनत से बनाया था, ठीक है ना, वाई टू चूज पढ़ लेना, ठीक है ना। PPT में सबसे पहली चीज आती है प्रोविजन। आओ देखो, चैप्टर ना बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत छोटा सा चैप्टर है। हमें यह पता है कि फ्यूचर में हमें लॉस हो सकता है, फ्यूचर में होने वाला खर्चा हो सकता है। देखो, एक होती है लाइबिलिटी, एक होती है लाइबिलिटी। मुझे अगर पता है कि मुझे किसको, कितना और कब पैसा देना है, वो मेरी लाइबिलिटी होती है। लेकिन मुझे यह तो पता है कि मुझे उसे पैसा देना है, लेकिन कितना देना है और कब देना है, ये अमाउंट एग्जैक्टली डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए प्रोविजन बनाया जाता है, ठीक है ना। प्रोविजन एक ऐसी गुल्लक, दोनों ही गुल्लक है, प्रोविजन भी गुल्लक है और रिजर्व भी गुल्लक है। प्रोविजन एक ऐसी गुल्लक है जो पढ़ते हैं, प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड, एक पैसा जो आप साइड में रख देते हो बाय चार्जिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, उस वर्ड का नाम है चार्ज, उस वर्ड का नाम है चार्ज। देखो, चार्ज का मतलब क्या होता है, भले ही कंपनी को, भले ही आपकी फर्म को, भले ही सोल प्रोप्राइटर को उस साल मुनाफा हुआ है या नहीं हुआ है, उसको वो पैसा साइड में रखना ही पड़ेगा। पहले लॉस था आपका 100 रुपए का, आपने 20 रुपए साइड रखे, अब लॉस हो जाएगा 120 रुपए का, आपको देना ही देना है, साइड में रखना ही रखना पड़ेगा। ये मैंडेटरी होता है बनाना, ठीक है ना। टू द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, देखो अगर आपका प्रॉफिट है तो साइड में रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है तो भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ चार्ज। ये थोपा गया है हर एक बिजनेस ओनर के ऊपर, आपको देना नहीं है किसी को, आपको साइड में रखना है। क्यों? आपको देखो जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोवाइड फॉर ए नोन लायबिलिटी, एक ऐसी लायबिलिटी जो आपको पहले से ही पता है। आप लोगों ने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है ना, फ्यूचर में होने वाले एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए पहले ही गुल्लक बना लो, है ना, और प्रॉफिट के लिए नहीं करना। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर प्रूडेंस पे डिपेंडेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ नोन लायबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जिसका अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर सकते विद एक्यूरेसी, इट इज चार्ज टू द P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में डालता है ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट एस्टिमेट। आपको तुक्का मारना पड़ेगा, आपको एक अंदाजा लगाना पड़ेगा, बेस्ट एस्टिमेट करना पड़ेगा, तब जाकर। अभी हाल ही में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी एक खर्चा है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट ऑफ खर्चा तो किसी को भी नहीं पता कि मैंने एक मशीन को, मैंने एक फर्नीचर को एक्चुअल में कितने रुपए का इस्तेमाल कर लिया, तो वो अनुमानित होता है। चैप्टर का नाम था डेप्रिसिएशन। वहां पर आप वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर देते, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। चैप्टर आ चुका डेप्रिसिएशन, जाके देख लेना, ठीक है ना। तो अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ एनी लायबिलिटी और लॉसेस, देना ही देना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट क्या होते हैं, देखो हमें पता होता है कि हमारा कोई ना कोई पैसा लेकर भागेगा, कोई ना कोई गंद इंसान आएगा ही आएगा हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारा पैसा लेके भागेगा। अब आप बोलते हो कि सर आपका जो बिजनेस है वो नोबल प्रोफेशन है। अरे भाई देले का नोबल नहीं बचा, मैं बता रहा हूं तुमको। हमारे ट्यूशन सेंटर, चाहे वो देखो ऑनलाइन में तो कोई पैसे नहीं मार सकता, ऑफलाइन के अंदर क्या होता है कि बच्चे की गलती नहीं होती, माँ बाप की गलती होती है।
वहां पर भी बैड डेट होते हैं, वहां पर भी बैड डेट होते हैं, लेकिन कम होते हैं एज कंपेयर टू बाकी लोग। जैसे किराने वाले के, दूध वाले के, इनके बैड डेट बहुत ज्यादा होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो उधार पे माल दे रही हैं अपने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, वहां पे बैड डेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमारे भी होते हैं। तो उसके लिए हम एक गुल्लक बनाएंगे, क्योंकि हमारी ऑपरेटिंग साइकिल खराब ना हो जाए। देखो क्या होता है, एक फर्म एक पर्टिकुलर अमाउंट से चल रही है, जिसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वो वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला छोड़ दो। वर्किंग कैपिटल जब तक बिजनेस में घूम रही है तब तक वो पैसा बना रही है। वर्किंग कैपिटल का आप इंजेक्ट भी होता है, मतलब आउटफ्लो भी हो जाता है। आउटफ्लो कैसे होता है? एक तो होता है इंजेक्शन, मैं अपने घर से और पैसा लाके डाल दूं। एक होता है आउटफ्लो, जैसे कोई पैसा ही लेके भाग गया। अगर वो मेरे पास पैसा होता तो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल बढ़िया से चल रही होती। तो उस दुविधा को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम से फेस करने के लिए हम एक गुल्लक बनाते हैं। उस गुल्लक का नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लेकिन आप बता सकते हो इसका अमाउंट क्या होगा? कोई कितना पैसा लेके भागेगा? नहीं ना। तो ये अनुमानित होती है। डेप्रिसिएशन अनुमानित है, रिपेयर कितना होगा ये अनुमानित है, टैक्स कितना होगा ये अनुमानित है। अभी तो यार साल चल ही रहा है ना, टैक्स कितना कैलकुलेट होगा? आप 31 मार्च को भी नहीं बता सकते कि आपका कितना टैक्स बना। नहीं, उसको कैलकुलेट करने के लिए 1-1.5 महीना लग जाता है, ठीक है ना। तभी तो सरकार आपको क्या दे रही है, आप 31 मार्च का टैक्स जुलाई तक भर सकते हो, 31 जुलाई, तो 3 महीने 4 महीने आपको मिल गए, ठीक है ना। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन डिफरेंट फ्रॉम लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी का तो अमाउंट होता है ना, वो एग्जैक्ट होता है, पता होता है कि मुझे अपने एम्प्लॉय को इतनी सैलरी देनी है, पता है देनी है, मुझे बिजली का बिल इतना भरना है, मैंने क्रेडिटर से इतना माल उठाया था, इतना देना है। लेकिन प्रोविजन एक ऐसा अमाउंट होता है जिसका डिटर्मिनेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो अनुमानित तरीके से किया जाता है। अब प्रोविजन, ये आपको डेफिनेशन ना एग्जाम में लिखनी है। अगर पूछे व्हाट इज प्रोविजन, तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है, ये वाली याद कर लेना। अब प्रोविजन इज द अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटेन्ड, रिटेन मतलब साइड में रख दिया, बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल या डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी वही डेप्रिसिएशन, रिटेन्ड बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नोन लायबिलिटी of which the amount cannot be determined with sustainable accuracy. substantial accuracy, substantial मतलब accurate नहीं बता सकते आप, इसको बोलते हैं प्रोविजन। गुल्लकी होती है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? वही देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन आर टू अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस। अगर यार हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, बैड डेट को कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स को कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। Thus shows liability and asset near to correct values. Where the amounts of liability, expense and losses are not determined, they are estimated and accounted by the making provision. As a result of provision, correct profit loss is ascertained, liabilities and asset are shown in the correct values. अब देखो ना, मैंने 1 लाख रुपए का एक असेट खरीदा था, मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा तो मेरी बुक वैल्यू उसकी अभी तक कितनी रहेगी? 1 लाख। लेकिन हर साल अगर मैं कुछ एक अनुमानित अमाउंट उसको कम कर दूं, डेप्रिशिएट कर दूं, तो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी। या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना लगाऊं, तो मैं सोच रहा हूं कि भैया मुझे लोगों से 3 लाख रुपए लेना है डेटर, लेकिन वो 3 लाख तो मुझे पता आएगा ही नहीं, तो एग्जैक्ट या फेयर वैल्यू अगर बात करोगे तो 3 लाख में से मान के चलो 5% तो आपका पैसा डूबेगा, तो 3 लाख का 5% 15,000 आप गुल्लक में डाल दोगे। एक्चुअली हम गुल्लक डाल नहीं रहे हैं, हम पैसा बना, एक कोई गुल्लक है नहीं, ये हाइपोथेटिकल गुल्लक मान लो आप, ठीक है ना। तो डेटर को 15,000 आपको कम करना पड़ेगा टू कैलकुलेट एग्जैक्ट डेटर्स, क्योंकि मुझे पता है अगर आप 3 लाख मान के चल रहे हो तो आप इस उम्मीद में हो कि 3 लाख आएगा, मैं आगे दे दूंगा, लेकिन 3 लाख आना ही नहीं है, कोई ना कोई तो बैड डेट होगा ही होगा। तो मान के चलो 5% 10% आपका बैड डेट हर एक कंपनी मान के चलती है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम प्रोविजन। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा ही नहीं, करेक्ट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा ही नहीं, ठीक है ना। करेक्ट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। अच्छा, अब यहां पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, और बात करते हैं। कह रहे इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट लॉस। ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट प्रॉफिट लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड अनलेस एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर वेदर पेड और नॉट आर अकाउंटेड। एग्जांपल के तौर पर बात करके चलते हैं कि आपके घर में बिजली का बिल तो आ रहा होगा, चलो आखिरी बिजली का बिल कब आया था ये भी लिख दो कमेंट सेक्शन में जल्दी से, आखिरी बिजली का बिल कब आया था। देखो अब मेरे घर में बिजली का बिल कैसे आ रहा है, आपके घर में भी ऐसे आ रहा है। मैं इस महीना बिजली ऑक्यूपाई यूज कर रहा हूं, जैसे मैंने अक्टूबर के मंथ में बिजली यूज की, उसका बिल मुझे मिलेगा नवंबर फर्स्ट वीक में, और जिसको मुझे भरना होगा 10 नवंबर के आसपास,
ऐसा ही है ना। अब नवंबर में जो मैं बिजली यूज कर रहा हूं उसका बिल आएगा मुझे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मुझे 10 दिसंबर के आसपास मुझे उसको पे करना होगा। कभी कभी तो 15-15 दिन दे देती है सरकार, या एनडीपीएल, टीपीडीडीएल, बीएसईएस, जो भी है, टाटा, जो भी है। अब मार्च में भी मैंने कंजम्पशन की थी, 31 मार्च को क्लोज करना आपको। मार्च में जब आप यूज कर रहे हो बिजली, उसका बिल तो आया ही नहीं। तो लेकिन आप 11 महीने से बिजली इस्तेमाल कर रहे हो ना, आपको तो पता है ना कि अनुमानित बिल कितना आएगा, तो आप एवरेज बिल डाल देते हो। देखो पढ़ो, एक्सपेंसेस व्हेन द अमाउंट इज नॉट नोन आर एस्टिमेटेड एज प्रोवाइडेड। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव्ड अप टू फरवरी 2021, ये क्या है? बिल फॉर मार्च 2021 इज येट टू बी पेड, येट टू बी रिसीव्ड। द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर मार्च 2021 विल बी एस्टिमेटेड एंड अकाउंटेड एज एक्सपेंस। आप मार्च में भी तो बिजली का बिल लिखोगे ना। देखो रेंट जो है वो फिक्स्ड है बेटा, सैलरी जो है वो फिक्स्ड है, हमें पता है कितनी सैलरी देनी है। बिजली का बिल कितना आएगा ये नहीं पता, बिजली का बिल का हिसाब कितना आएगा ये हमें नहीं पता। तो हम अभी तक का जितना हमें पता है कि भैया पिछले 3 महीने से कितना आ रहा है, मान लो पिछले 11 आया, फिर 12 आया, फिर 10.5 आया, तो 10,000 या 11,000 अनुमानित तौर पे मान के उस बुक्स को क्लोज करना पड़ेगा। फिर ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा, अभी फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, वहां एडजस्टमेंट होती है, प्रीपेड कहते हैं, आउटस्टैंडिंग कहते हैं, इन एडवांस कहते हैं, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, बात की बात है। लेकिन गुल्लक फॉर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये आपको बनानी ही पड़ेगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये ना प्रोविजन नाम की जो चीज होती है उसमें गुल्लक एक्चुअल में बनती नहीं है, पैसा सेट असाइड कर दिया जाता है, उस पैसे को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो बस, ठीक है ना। चलो, टू असर्टेन ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू एंड फेयर। अब डेटर को अगर हम ऐसे ही ले लूंगा, मशीनरी को मैं ऐसे ही ले लूंगा, तो मेरी फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, फेयर असेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं क्लियर होंगी, तो मुझे उसके लिए प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा। बाकी प्रूडेंस प्रिंसिपल का एक्चुअल जो एप्लीकेशन है वो प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर में ही देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं रिजर्व की। प्रोविजन इज वेरी इजी थिंग ना। अब बात करते हैं रिजर्व की। देखो, अभी हमने बात की थी प्रोविजन, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मुझे 100 रुपए का मुनाफा हुआ या मुझे 100 रुपए का लॉस हुआ, लेना देना नहीं है, प्रोविजन के लिए पैसा सेट असाइड करना ही पड़ेगा। गॉट इट? लेकिन अगर मेरे रिजर्व बनाना है, रिजर्व बनाना है, तो वहां पर एक वर्ड आता है एप्रोप्रिएशन। देखो, रिजर्व में पैसा तभी जाएगा जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा। अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है तो रिजर्व की गुल्लक के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। रिजर्व क्या है? रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस और टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, यहां पर बात करो, यहां पर बात करो, ये वाले भैया जो हैं, ये वाले जो हमारे सलमान खान भैया हैं, जो प्रियंका चोपड़ा के प्यार में पागल हो गए थे, ठीक है। अब तुमने देखी है पिक्चर ये? अच्छा, कितने बच्चों ने पिक्चर नहीं देखी है कमेंट करो। मैं आपको बताऊं, ये वाले 2-4 सीन तो जरूर देख के आना यार। देखो क्या है, सलमान खान भाई साहब अपनी पॉकेट मनी से ये भरते थे। मान लेते हैं इस सलमान खान की, मान लेते हैं सलमान खान की जो सैलरी थी वो थी 50,000 रुपया। कितनी थी? 50,000 रुपया। अब 50,000 रुपए की तनख्वाह में ये अपने घर का राशन, ये वो एक अंकल दुग्गल, कौन से अंकल थे वो? दुग्गल अंकल के घर रहते थे, जो कभी अंधे बन जाते थे, कभी फौजी बन जाते थे, कभी बहरे बन जाते थे, ठीक है ना। उनको एक बीमारी थी, तो ये दुग्गल अंकल को किराया भी देते थे, ठीक है जी। फिर दुग्गल अंकल, फिर खाना पीना भी हो गया, रेंट हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। फिर इनके पास एक बाइक भी थी, फिर इनके पास एक बाइक भी थी, उसका पेट्रोल भी लगना है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि ये कुछ सेव करते हैं, कुछ ये सेव करते हैं, ओहो, ये कुछ सेव करते हैं। अगर ये उस महीने, मान ले एक महीने में दिवाली आ गई, जैसे अभी गई, तो इनको दिवाली भी बांटनी पड़ गई अपने आस पड़ोस में, प्रियंका चोपड़ा को, अक्षय कुमार को, और एक आध और बंदा था जो अक्षय कुमार का, या इसका वो था पंडित, छोटी सी हाइट वाला, नाम भूल गया मैं उनका, ठीक है ना। तो सेव करते हैं तो इस गुल्लक में पैसे जाते हैं। मेरी बात ढंग समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं मैं सेव ही नहीं कर रहा उस महीने, दिवाली में ही सारा पैसा निकल गया, मुझे चोट लग गई, मेरी टांग टूट गई, तो मेरी टांग टूटने में मेरी पूरी सैलरी चली गई, तो क्या इस गुल्लक में पैसा जाएगा? भगवान के प्रसाद के लिए जोड़ेंगे। भगवान का प्रसाद का जो पैसा है वो कहां इस्तेमाल होगा हमें नहीं पता, इसलिए इसको बोलते हैं हम जनरल रिजर्व। क्या बोलते हैं बेटा? जनरल रिजर्व। ये कहां इस्तेमाल होगा हमें नहीं पता,
लेकिन यहां पर ना नाम लिखा हुआ है, देखो, बहन की पढ़ाई के लिए, बहन की शादी के लिए, माँ की आंख के, दादी की आंख के इलाज के लिए। यहाँ देखो आंख बनी हुई है, दादी के आंख के इलाज के लिए, बहन की पढ़ाई के लिए, ये देखो शादी, ये देखो ये बनी हुई है ना शादी वाली लड़की, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक। लेकिन इस गुल्लक में पैसा तभी जाएगा जब प्रॉफिट होगा। एक ऐसा महीना आ गया अक्टूबर का जिस दिन त्योहार आ गए, भाई दूज भी आ गया, गोवर्धन भी आ गया, छठ पूजा भी आ गई, दिवाली भी आ गई, सब कुछ मनाना है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, उस महीने हमारे पास पैसा नहीं आया, उस साल कंपनी को कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो गुल्लक के अंदर कोई अमाउंट नहीं जाएगा, लेकिन प्रोविजन बनेगा ही बनेगा, चाहे प्रॉफिट है चाहे नहीं है, चाहे दिवाली है चाहे दिवाली नहीं है। कितनों को ये बात समझ में आ गई, हैशटैग समझ में आ गई, ये बात बता दो, हैशटैग समझ में आ गई, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो जो हमारे रिजर्व होते हैं ना प्यारे बच्चों, जो हमारे ये रिजर्व होते हैं, ये एप्रोप्रिएशन होते हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब हिस्सा ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट का हिस्सा हो, प्रॉफिट होगा तभी तो हिस्सा होगा ना, प्रॉफिट है ही नहीं तो हिस्सा नहीं है। तो आओ पढ़ते हैं, कह रहे हैं रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमारी बैकबोन होती है। कभी कभी एक्सपेंशन, मतलब यार देखो, साइंस एंड फन, ओएसआर एकेडमी 19 साल से एक्सपैंड करा जा रहा है, करा जा रहा है, करा जा रहा है, करा जा रहा है। अभी जैसे मैंने उस दिन एक ऐलान किया था, वी आर 100% डूइंग, अगले साल आपको मैं ऐलान बताता हूं, चलो आप मेरे अपने बच्चे हो, हैशटैग करके यहां पर टाइम डाल देना ग्रेट न्यूज, बच्चे भी देखें, टाइम स्टैम्प डाल के हैशटैग ग्रेट न्यूज और बोलो। तो मैं बताता हूं, किसी को भी नहीं पता ये बात, 12th तो मैं पढ़ाई रहा हूं अगले साल, तुम्हें पता ही है। सीयूईटी लॉन्च हो जाएगा अगले साल, तुम्हारे वाले बच्चों को देखो, तुम्हारा कितना ख्याल रख रहा हूं मैं, सीयूईटी लॉन्च कर देंगे बोथ ऑन यूट्यूब एंड ऑन पेड बैच। यूट्यूब पे भी पढ़ाई होगी सीयूईटी की और पेड बैच पे भी पढ़ाई होगी सीयूईटी की। प्रॉपर कोर टीचर्स होंगे, मैं भी इन्वॉल्व होऊंगा उसके अंदर, मैं भी इन्वॉल्व हूं, मैं अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा, मैं पता नहीं क्या क्या पढ़ाऊंगा, देखते हैं वो तो अभी बताऊंगा मैं, अभी ये भी नहीं खोल रहा मैं सरप्राइज। तो पूरी प्लानिंग चल रही है, पूरी रिसर्च चल रही है, हायरिंग ऑफ फैकल्टीज हो रही है, सब इन्वॉल्व होंगे। तो आपके लिए, अच्छा उसमें पैसा खर्च होता है कि नहीं होता, तो पैसा कहां से आ रहा है, वो हमने गुल्लकें बना रखी हैं। हम हर साल जो प्रॉफिट कमा रहे हैं या हर महीने जो हमारा चलो प्रॉफिट आ रहा है, वो हम घर लेकर नहीं जा रहे हैं। हमारे घर में कितनी की जरूरत है, वही दाल रोटी, वही पनीर खाना है, और क्या करना है, ठीक है ना। तो हम लोग अपने घर के अंदर बहुत कम अमाउंट लेकर जाते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, बाकी सारा पैसा हम गुल्लक के अंदर रखते हैं, चाहे वो मेरा ऑफलाइन सेंटर हो, चाहे वो मेरा वो हो, ये साइंस एंड फन हो। तो हम क्या करते हैं, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन कर देता है फॉर एक्सपेंशन। कभी भी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, हम उसको ऑप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। फॉर द बिजनेस टू मीट द लाइबिलिटी एज एंड व्हेन इट अराइज, जब भी आएगी उससे हम निपट सकते हैं, ठीक है ना। रिजर्व आर नॉट असाइड टू मीट एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी। रिजर्व एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी को, देखो सारी फ्यूचर लाइबिलिटी थी, मां की आंख का इलाज अभी नहीं कराना, डेप्रिसिएशन अभी लगना है, बेड डेड आजकल में ही हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन मां का इलाज, बहन की शादी, बहन की पढ़ाई बाद में होगी, एक्सपेंशन बाद में होगा। तो जो फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं, जैसे एक डिबेंचर नाम की चीज होती है, डिबेंचर एक काइंड ऑफ लोन होता है, चलो मुझे लोन ले लिया, चलो लोन समझ लो, तो लोन को रीपे भी तो करना है, उसके लिए भी ब्याज, उसके लिए भी हम क्या करते हैं बेटा, पैसा जोड़ना पड़ेगा आपको। तो उसको बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, ठीक है ना, पढ़ेंगे अगले साल ही पढ़ना है 12th में। Reserves are not set aside to meet the existing liability or to depreciation in the value of asset, but is set aside to known for unknown contingency. Contingency वर्ड को देखो मैंने मार्क किया हुआ है, कंटिंजेंसी यानी जिसका अता पता नहीं है, ना अमाउंट का पता है, ना ही डेट का पता है, कब होगा, कितना होगा, किसको देना है, ठीक है जी। दैट में अराइज इन फ्यूचर। एग्जाम्पल्स जनरल रिजर्व हो सकते हैं, असेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, मुझे पता है ये एसी खराब होगा, इसको रिप्लेस करने के लिए मुझे पैसा चाहिए होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, दिवाली की सफाई करते करते, या फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कितनी बार ये न्यूज देखी होगी कि आपका कोई एम्प्लॉय मशीनरी में काम कर रहा था, उसका हाथ आ गया, हाथ कट गया। मैंने देखा, मेरी बिल्डिंग के साथ में एक अंकल की फैन बनाने की फैक्ट्री है, उनका नाम है आलोक जैन जी, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं हमारी बिल्डिंग में। तो उनकी फैन बनाने की फैक्ट्री है। उस दिन उनके घर में पुलिस, उस दिन मतलब हो गया 1 साल हो गया, उनके घर में पुलिस आ गई। अब वो घर बैठे हुए थे, फैक्ट्री में काम वाम चल रहा था, अब एक बंदे का हाथ कट गया, वो पुलिस को लेकर आ गया जी कॉम्पनसेशन के लिए। आलोक जैन साहब कहते हैं कि यार मैं तो दे ही रहा हूँ कॉम्पनसेशन, पुलिस की नीड क्या है यार, मतलब ये तो मेरा फर्ज है। अब मुझे बताओ कि मैं एज एन एम्प्लॉयर
मेरे किसी एम्प्लॉय का हाथ आ जाए, हाथ कट जाए, मेरी जेब में पैसा ना हो, इलाज कैसे कराऊंगा? और कितना पैसा खर्च होगा ये भी नहीं पता। तो उसके लिए पहले से ही आपको साइड में आपदाएं रखनी पड़ती है। समय रैना को जानते हो? कौन नहीं जानता? समय रैना भाई साहब ने अभी एक इंटरव्यू के अंदर, एक पॉडकास्ट के अंदर बोला था, शायद आप लोगों ने वो क्लिप देखी हो। उन्होंने बात बोली कि भैया स्टार्टिंग में जब पैसा आना चालू हुआ ना, तो मुझे, वो गाली दे के बात करता है कि मुझे जीएसटी के बारे में नहीं पता था, मुझे इनकम टैक्स के बारे में पता था, 2 करोड़ रुपए आया, 2 करोड़ रुपए मैंने उड़ा दिया। लेकिन जब टैक्स देने की बारी आई, तो कहां से लाओगे पैसा? यार आज जो आप लोग मुझे पैसा दे रहे हो, मेरे सारे अकाउंट में हिट होता है। अभी आप जाओगे क्रैश कोर्स खरीदोगे, 999 आप मेरे खाते में डालोगे, 999 में से 18% तो मुझे जीएसटी देना। आप सोच के देखो बेटा, कॉमर्स वाले बच्चों से बात कर सकता हूं, साइंस वालों को समझ नहीं आएगी ये बात। 999 का मेरा क्रैश कोर्स है, आपने मुझे 1000 रुपए दिया, 1000 रुपए मेरे पास आया, 1000 में से मान के चलो लगभग 180 रुपए मैंने सरकार को दे दिया। जीएसटी फ्लैट मेरे जेब में आ ही नहीं सकता। उसके बाद जो मेरे पास बच गया लगभग 820 रुपया। अब 820 रुपए भी मुझे टैक्स देना है, क्योंकि मेरा अमाउंट काफी बड़ा आता है, तो उसके ऊपर मुझे भी लगभग 20% 30% तो सरकार को टैक्स देना है। अब मेरे पास लगभग मिलाकर बेटा 500 रुपए ही बचते हैं। यकीन मान लो, किसी भी पढ़े लिखे इंसान, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लो, मेरे पास 500 रुपए बचेंगे। तो आपका जो कोर्स आ रहा है, मुझे 500 रुपए में पढ़ाना है आपको, और मुझे नहीं पढ़ाना, 5 टीचर को पढ़ाना है, रिकॉर्डेड नहीं पढ़ाना, लाइव पढ़ाना है, दिन रात पढ़ाना है, 500 रुपए में। तो जो 300 रुपए, अगर मैंने बोलूं भाई मेरे खाते में आज 1 करोड़ रुपए आ जाए, आपने इतना क्रैश कोर्स खरीद लिया, मेरे खाते में 1 करोड़ रुपए आ गए, और कल जाकर मैंने 1 करोड़ रुपए फूक दिए गए, भाई 3 महीने बाद टैक्स कहां से दूंगा? टैक्स का पैसा कहां से लेकर आऊंगा? जो वो 3 लाख रुपए, जो 30 लाख रुपए मुझे टैक्स का देना है 1 करोड़ रुपए में से, वो कहां से लाऊंगा? 1 लाख, जो 18 लाख रुपए मुझे जीएसटी भरना है, वो कहां से लाऊंगा? तो 50 लाख तो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। और ये फैक्ट बता रहा हूं, लगभग 60%, 55% मेरे हाथ में आता है, बाकी सब टैक्स में चला जाता है। ठीक है ना? तो ये होती है कंटिंजेंसी, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। ये एक फोरसीनेबल लायबिलिटी है, पता है, इसके लिए बनता है बेटा प्रोविजन। इसके लिए क्या बनेगा? प्रोविजन। लेकिन कुछ ऐसी कंटिंजेंसी होती है जो मुझे नहीं पता, जैसे हाथ कट जाना, मुझे थोड़ा ना पता, आग लग जाना, चोरी हो जाना, एक्सपेंशन, जिसका डेट अमाउंट कुछ भी नहीं पता। टैक्स की डेट तो पता है ना आपको, तो उसके लिए प्रोविजन बनेगा, इसके लिए रिजर्व बनेंगे। थोड़ा सा मैं बार बार ही प्रोविजन रिजर्व में डिफरेंस बता रहा हूं आपको, क्योंकि बच्चा हमेशा परेशान रहता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, टैक्स के लिए प्रोविजन, कॉम्पनसेशन देने के लिए रिजर्व, ये ध्यान रखना। द अमाउंट ऑफ रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड, अच्छा देखो ये तो हो गया गुल्लक। अब गुल्लक में ये पैसा रखा हुआ है, जैसे सलमान खान भाई साहब ने अपनी बहन के लिए, बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ के रखे, लेकिन बहन तो भी कितने की है, मतलब 17 ईयर्स की है, अभी थोड़ा शादी कर दूंगा। भाई कम से कम 24-25 साल की उम्र में शादी करनी, तो पहले पढ़ाई पे पैसा खर्च होगा, तो पहले मटकी फूटेगी बहन की पढ़ाई वाली, फिर पड़ेगी ना शादी वाली। बोलो भाई, सिंपल सी बात है ना। अब अगर आप पिक्चर देखो तो इनको ना प्रियंका चोपड़ा से प्रेम हो जाता है, ये प्यार में फंस जाते हैं, लेकिन बीच में आता है विकेट सनी, ऐसे ऐसे करते आता है। आप पिक्चर देखना, चुम्बेश्वरी पिक्चर है, तो अब वो आता है बीच में, तो अब ये उसको खुश करने के चक्कर में ये गुल्लक के तोड़ता है। प्रियंका चोपड़ा एक फैशन डिजाइनर होती है, उसका बाप उसको पैसे नहीं देता, तो ये कहता है कि चल, फिर जाता है मंदिर, कहता है देख बहन, पहले तेरे को तेरी पढ़ाई की नीड है। आप देख रहे हो यहाँ पे देखो आप ये देखो, अरे एग्जाम्पल लो तो बढ़िया लो ना। अब यहाँ देखो, ये पहले भगवान के पास गया, ये देखो कह रहे भगवान आप तो हमें खिलाते हो, और मैंने आपके लिए गलती से गुल्लक बना रखी, तो आप इन पैसों का करोगे क्या? ये पैसा आपके ही बनाए हुए इंसान को काम आना चाहिए। तो कहता है भगवान, ऐसे ऐसे करके मटकी फोड़ देता है, फिर जो पैसे इकट्ठे होते हैं ना वो कम होते हैं, फिर ये दोबारा यहां खड़ा होता है, फिर ये कहता है बहन अभी तो पढ़ाई करेगी, बहन अभी तो तू पढ़ाई करेगी, तो ऐसा करता है तेरी शादी की मटकी मैं हूं ना, जब तक तू पढ़ाई करेगी तब तक ये मटकी मैं दोबारा भर दूंगा, तो बहन की पढ़ाई की मटकी, जो कि गलत है। अब यहां पर तो लिखा हुआ है बहन की पढ़ाई के लिए, तो जो रिजर्व होते हैं वो 2 प्रकार के होंगे, बताएंगे जनरल और स्पेसिफिक। तो जो रिजर्व है वो आप वहीं खर्च करोगे जहां पर आपने उसको सोचा है, कि हम 2 मिनट बाद आते हैं। लेकिन जो गुल्लक में भरा हुआ पैसा, मान लो ये नहीं तोड़ता, ये भरता रहता, ये शरीफ इंसान होता, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार इसके जीवन में नहीं आते, तो ये यहां पर गुल्लक पड़ी रहती, सदैव पड़ी रहती। ये पैसे बढ़ तो नहीं रहे हैं, गुल्लक के अंदर पड़े हुए पैसे भाई बढ़ तो नहीं रहे हैं, तो इसको हमें कहीं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए।
भाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है मेरे पास, मैंने 1 लाख रुपए जोड़ लिए, हाथ नहीं टूट रहा किसी का, कोई बंदा बाइक पे जा रहा नहीं हो रहा एक्सीडेंट उसका, तो 1 लाख तो 1 लाख ही रह जाएंगे। उल्टा वैल्यू ऑफ मनी क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से तो पैसा मेरा कम होता जा रहा है कैश के रूप में, तो मुझे उसको कहीं ना कहीं शेयर बाजार में लगा देना चाहिए, म्यूचुअल फंड में लगा देना चाहिए। तो वो म्यूचुअल फंड में अगर मैं लगाता हूं तो मेरा पैसा ग्रो होगा। अब देखो जो रिजर्व मेरे पास पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं रिजर्व, यही रिजर्व को अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं उसको बोलते हो रिजर्व फंड। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पूरा चैप्टर ही थ्योरेटिकल है। यहां देखो, यहां लिखा हुआ है द अमाउंट of reserve when invested in outside securities, the reserve is termed as reserve fund। ठीक है ना, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, being appropriation of profit or loss not shown in the profit and loss account, but ये appropriation account में शो होते हैं। अभी appropriation account क्या है इस साल नहीं सीख पाओगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है इस साल नहीं सीख पाओगे। ऐसे 50 प्रकार के रिजर्व है जो आपको 12th में ही सीखने पड़ेंगे, आपको बस ये देखना है कि बन कैसे रहे। इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व तो समझ में आ गया ना बेटा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और दूर से होने वाली, फ्यूचर में होने वाली आपदाओं से निपटने के लिए। कल को हम ये ना कहना जैसे कोविड आया था यार, ठीक है ना, अब हमारा इंस्टीट्यूट क्यों चल गया, क्योंकि हमने रिजर्व करके रखा हुआ था। आई स्वेयर टू गॉड उस समय बेटा कोविड में तो हम इतने फेमस भी नहीं थे, हमारा कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं था, इसका तो पैदाइश ही नहीं हुई थी, साइंस एंड फन पैदा ही नहीं हुआ था जब कोविड लगा था 20 मार्च वो जो लगा था, ठीक है ना, होली के 1-2 दिन बाद जब कोविड लगा तो हमें पता था कि भैया अब नहीं चल रहा बिजनेस। अगर कोई बच्चा मेरे को ऑफलाइन से पहचान रहा हो तो ऑफलाइन में हमारे इधर भी जाओ उधर भी जाओ 4-5 इंस्टीट्यूट होते थे, नाम नहीं लूंगा अभी मैं, वो सारे बंद हो गए, एका दुक्का बचा है, कहीं नहीं पैदा भी हुए लेकिन मेजॉरिटी बंद हो गए। उन्होंने काम ही चेंज कर लिया, चादरों का काम कर रहा है, कोई शूज की दुकान खोल के बैठ गया था, उसी बिल्डिंग में जूतों का काम करना शुरू कर दिया था आफ्टर कोविड। क्यों? क्योंकि वो कोविड में सर्वाइव ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? देखो एक इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए हमारे भी तो सर पे भाई एम्प्लॉइज थे, रेंट था, उनको भी तो चलाना था, वो मैंने कैसे चला पाया भाई, उसका भी तो घर है, वो भी तो चलना चाहिए। और वो ऐसा एम्प्लॉय जिसको मैं निकाल नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल अच्छा इंसान हूं, महापुरुष हूं, नहीं, मैंने भी 3-4 एम्प्लॉइज को निकाला, अच्छा सा कॉम्पनसेशन देके मैं बोलूं भाई अब मैं तेरी सैलरी बियर नहीं कर पाऊंगा, 2 महीने तक तू कुछ ढूंढ ले और मैं इसके बाद नहीं, तेरे को मैं बियर ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उन एम्प्लॉय को निकाला जो मुझे पता था फ्यूचर में मेरे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो कोर एम्प्लॉइज हैं, कोर टीचर्स हैं, रेंट है, प्रॉपर्टीज हैं, वो हमने क्या किया, उसको रखा, अपने पास रखा, खर्चा जेब से किया। इतना तो आ नहीं रहा था जितना जा रहा था, पढ़ा रहे थे हम लेकिन उतना पैसा थोड़ा ना आ रहा था। सब कोविड है, सब कह रहे थे बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे, नहीं भी दिए कई लोगों ने। जिस समय लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच के कुछ और दुकानें खोल रहे थे, हम रेंट से अपनी प्रॉपर्टी पर आ गए थे। अब आप ये सोच लो क्यों, हमारे पास रिजर्व्स बहुत सारे पिछले 3-4 साल के पड़े हुए थे। आपके भी तो घर ऐसे चला, मेरा भी तो घर ऐसे चला। कैसे चला? पुरानी हमने गुल्लकें तोड़ तोड़ कर अपना उस सर्वाइवल को पॉसिबल बनाया। तो रिजर्व आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। द क्रिएशन ऑफ रिजर्व एनेबल द एंटरप्राइज टू सेल थ्रू द डिफिकल्ट फाइनेंशियल पीरियड इन फ्यूचर। The purpose of transferring profit of reserves can be expansion of the business, improvement of financial position, पुरानी लाइबिलिटी को रीपे करना और मीटिंग अनफोर्सीन कंटिंजेंसी, फ्यूचर में होने वाली कंटिंजेंसी यानी आपदा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिजर्व, अब देखो ना हमारा प्रॉफिट भी 2 प्रकार का होता है। हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है हर एक बिजनेस में 2 प्रकार का होता है। एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो मुझे आपसे आएगा। जैसे 1000 रुपए आपने मुझे दिए, उसमें से 180 रुपए तो चला गया, फिर 300 रुपए मान के चलो चला गया, मेरे पास बचे, मान लेते हैं मोटा मोटा मान लो 600 रुपए बच गए, चलो मान लेते हैं। आपने मुझे 600 रुपए दिए, क्या 600 का 600 मेरा वो होगा प्रॉफिट? नहीं। अब 600 में से मैं सैलरीज भी निकालूंगा, 6 सैलरी साला लिख दिया मैंने, 600 में से सैलरीज भी निकालूंगा, 600 में बेटा मुझे रेंट भी देना है, 600 में मुझे इंटरनेट का बिल भी देना है, 600 में मुझे, आपको पता ही है भैया अनगिनत खर्चे, मैं कितने कितने लिखूंगा यहाँ पर। तो मान लेते हैं हर एक बच्चे से यूनिट इकोनॉमिक्स में अगर लगाऊं तो 10 से लेके 20 रुपए बच रहे हैं मुझे। और आपको यकीन नहीं होता ना, फैक्ट है बेटा ये। अगर मेरा कोर्स उस लेवल तक का नहीं बिकता, एक होता है ना लेवल में बिक गया, 40,000 50,000 बच्चों ने खरीद लिया, तब तो भाई बहुत मैसिव पैसा बना लेता हूं मैं, ठीक है ना। लेकिन अब उतना नहीं बिका। जैसे अभी की बात करूं तो कॉमर्स का काफी सारे बच्चों ने खरीद लिया, एग्जैक्ट अमाउंट मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा,
तो अगर उससे कम बिकता तो मैं उस पर होता लॉस। वी आर प्रॉफिटेबल, 100% वी आर टचवुड प्रॉफिटेबल, लेकिन अगर ये अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे लॉस होना ही होना है। कौन उतना नहीं बिका, ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लॉस होगा। तो अब ये तो हो गया प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट जो आपके दिए हुए पैसों से मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। एक होता है कैपिटल गेन, एक होता है कैपिटल गेन, पुराना कोई असेट बेच दिया फायदा हो गया, ये होता है कैपिटल गेन। अगर इससे कोई गुल्लक बन रही है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिजर्व। और इस पैसों से अगर कोई गुल्लक बन रही है उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। तो सबसे पहले तो बात करते हैं रेवेन्यू रिजर्व। वो रिजर्व कहां से बनेगी? आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। जो आप माल बेचकर प्रॉफिट बना रहे हो ना, रेवेन्यू मतलब माल बेचकर जो आपको प्रॉफिट आ रहा है, सर्विसेज देकर जो आपको प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट में से जो छोटा सा हिस्सा आप डाल के गुल्लक में डाल रहे हो, उस गुल्लक को बोलते हो रेवेन्यू रिजर्व। क्या बोलते हो? रेवेन्यू रिजर्व। ये जनरल भी हो सकती है जो कहीं भी खर्च हो जाएगी, ये स्पेसिफिक भी हो सकती है, जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, बहन की पढ़ाई के लिए। तो ये पैसा वहीं खर्च होगा जहां पर नाम लिख दिया। अब बच्चे बोलते हैं सर इस्तेमाल ही ना हो, बिल्कुल सही बात है। तो एट द जब एक समय आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो हर साल गुल्लक के अंदर पैसा डाल रहा हूं, वर्कमैन कंपनसेशन। जैसे मेरी ही बेटी है, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, शी वॉज अराउंड 7 to 8 months ईयर ओल्ड, तो मैंने ना उसके लिए एक बैंक अकाउंट खोल दिया, आयत गई अंडर गार्जियन उशांग घई अकाउंट। अंडर गार्जियन मेरी बेटी अब वो नहीं कर सकती ऑपरेट, जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती, मैं उसे ऑपरेट करूंगा। अंडर गार्जियन है, ठीक है ना। तो मेरे आज तक का नियम है, मैंने जीवन में बहुत अप एंड डाउन देखे हैं इन 10-11 साल में, 11 साल की होने वाली है वो, तो मैंने बहुत अप एंड डाउन देखे हैं। कभी ऐसा भी देखा है कि छप्पड़ फाड़ के पैसा आया हुआ है, कभी ऐसा भी देखा है कि कल खा पाऊंगा नहीं खाना ये भी नहीं पता। लेकिन मेरा एक नियम था कि मैं उसके गुल्लक में कोई ना कोई अमाउंट उसके फ्यूचर की पढ़ाई के लिए जरूर डालूंगा। कियान के लिए भी, आशु सर के बेटे के लिए भी जरूर डालूंगा। आशु सर इस साइड पे नहीं सोचते हैं, मुझे इस साइड पे सोचना आता है, क्योंकि मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूं, मैं ये पूरी कॉमर्स पढ़ी हुई है मैंने। तो मैंने दोनों बच्चों के अकाउंट्स ऐसे खोल रखे हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ हर महीने में डालता हूं फ्यूचर की पढ़ाई के लिए। क्यों? क्या पता बेटी या कियान क्या क्या कर दे, किसी ऐसे कोर्स पे हाथ रख दे जिसको कराने का मुझे बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। पायलट बनना है, एयर हॉस्टेस बनना है, विदेश जाना है, या फॉर एग्जाम्पल सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, एलएलबी, मतलब बहुत सारे, और उस समय मेरा पैसा नहीं हुआ तो क्या करूंगा? तो फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी है। लेकिन क्या हो कि मेरी बेटी कहती पापा मुझे तो पढ़ाई नहीं करनी, मुझे तो एक्टर बनना है। सिंपल है ना, पापा मैं तो पढ़ाई, क्या पता मेरी बेटी 12th से पहले ही एक ऐसा यूट्यूबर बन जाए कि जो खुद ही इतना पैसा बना ले और पढ़ाई ना करे। भाई आजकल तो कुछ भी पॉसिबल है। तो वो जो मैंने 30-40 लाख रुपए अभी तक जोड़ के रखा हुआ है बच्चों के लिए, वो तो वेस्ट हो गया? नहीं, वो तो गुल्लक वहीं तोड़ दो, वो पैसा आपके बिजनेस को दोबारा स्ट्रेंथन करने के काम आ जाएगा, एक्सपेंशन में काम आ जाएगा, ठीक है ना। ये मत सोचो कि भैया क्या होगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा, नहीं होगा। पैसा कहीं वेस्ट हुआ है क्या? जनरल रिजर्व एक होता है, स्पेसिफिक रिजर्व, समझ में आ गई बात। लेकिन ये जो गुल्लक बनेंगी ये आउट ऑफ प्रॉफिट बनेंगी, उस प्रॉफिट से बनती है जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए रखा हुआ था। डिविडेंड समझते हो? और डिविडेंड समझाता हूं। आप शेयर खरीदते, कंपनी का शेयर खरीदा तो आपको आता है डिविडेंड। जैसे आईटीसी कंपनी, आईटीसी तो जानते होंगे ना, जिसकी सिगरेट सबसे ज्यादा सिगरेट आईटीसी की आती है, और आप लोगों ने क्लासमेट के रजिस्टर्स देखे होंगे, उसका पीछे भी उसको मैन्युफैक्चर भी आईटीसी कर रहा है। आईटीसी मौर्य बड़े बड़े 5 स्टार होटल आईटीसी बना रहा है, टाटा की कंपनी है ये। तो ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिविडेंड देते हैं। तो जब मेरे पास इनके शेयर हुआ करते थे तो बहुत सारा डिविडेंड एंजॉय करता था मैं। तो मतलब लाखों रुपए मैंने लाख रुपए से ऊपर लगा रखा था, हजारों में मुझे डिविडेंड आ जाता था। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का हिस्सा। ये हर क्वार्टर में प्रॉफिट बनाते थे और प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर में बांट देते थे। तो जैसे अगर मैं 20 रुपए हैं क्या, देखो 20 रुपए मेरा प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। अब इसमें से मैं कुछ पैसा रिजर्व में भी रखूंगा, कुछ पैसा मैं रिटेन्ड अर्निंग में भी रखूंगा, और कुछ पैसा मैं डिविडेंड के लिए बांट दूंगा, अपने शेयर होल्डर को दे दूंगा, भैया थैंक यू आपने मुझे प्रॉफिट का हिस्सा। यार जब वो कंपनी के हिस्सेदार है तो प्रॉफिट में भी तो हिस्सा उनका होगा ना। तो कुछ पैसा जो रिजर्व में जा रहा है वो उस रिजर्व को बोलते हो आप बेटा रेवेन्यू रिजर्व। और रेवेन्यू रिजर्व दो प्रकार का, एक तो जनरल गुल्लक में डाल दिया, कहां इस्तेमाल होगा हमें पता ही नहीं। एक है स्पेसिफिक, उसके ऊपर लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन, उसके ऊपर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हाय जान ले रहा है, थ्योरी मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है ना। जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व पढ़ लोगे बेटा,
पढ़ लोगे बेटा, पढ़ लोगे बेटा। चलो, फिर आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैपिटल गेन से बनता है। कहां से बनता है बेटा? कैपिटल गेन से बनने वाला प्रॉफिट है। आपने किसी साल एक पुरानी इन्वेस्टमेंट बेच दी, आपने शेयर खरीद के रखे हुए थे 4 साल पहले, 4 साल बाद उसकी वैल्यू मान लो 200% से बढ़ गई, तो आपने 100 रुपए खरीदे थे, आज वो 300 रुपए हो गए, तो 200 रुपए का फायदा हो गया ना। 200 रुपए का प्रॉफिट नहीं कहोगे, 200 रुपए का गेन कहोगे। और ये गेन कौन सा है? कैपिटल गेन। क्या है? कैपिटल गेन। आपने एक बिल्डिंग खरीद के रखी हुई थी, OSR अकेडमी के पैसों से, साइंस एंड फन के पैसे, हम भी खरीदते हैं जो पैसा साइड, भाई नहीं लगाना अभी 6-8 महीने, तो हम शेयर खरीद लेते हैं। मैं तो गोल्ड खरीदता हूँ, ई गोल्ड खरीदता हूँ, मुझे सबसे बढ़िया लगता है। आजकल तो चांदी ज्यादा डिमांड में है, तो ई गोल्ड, ई चांदी, ये हम लोग खरीद लेते हैं। शेयर में भी इन्वेस्ट करता हूँ, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टेड है। तो वो जो पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ उससे भी तो मुझे कुछ फायदा आ रहा है, उसको बेच के मुझे गेन आएगा कि नहीं आएगा? उस पैसे को बेच के जो मुझे गेन आ रहा है, 100 का खरीदा, 150 का बेचा, 50 रुपीज के आ गया कैपिटल गेन, तो उसको आप जो प्रॉफिट आ रहा है, कैपिटल प्रॉफिट आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रॉफिट आपने अपने शेयर होल्डर को नहीं देना होता, ये तो कंपनी का ही रहता है, ठीक है ना। तो इस पैसे से बनने वाली गुल्लक को आप बोलते हो कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये सारे के सारे गुल्लक हैं, आप पढ़ लेना। अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। मान के चलो 100% ये पेपर में आता है। 2 डिफरेंस है पूरे चैप्टर में, यही ज्यादा पूछेंगे, या 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा, रिजर्व क्या है, प्रोविजन क्या है, डेफिनेशन क्या है, एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर हल्का है, लेकिन बेटा देखो हर चैप्टर ना मार्क्स की बुनियाद पर नहीं पढ़ा जाता। मैं हर एक चैप्टर ये ऐसे सोच के पढ़ूं कि भैया कितने मार्क्स का है, गलत है। आपको नहीं पता ये चैप्टर आपके लिए फ्यूचर में कितना हेल्प करने वाला है। तो हर वो 2 दोस्त जो ये सोच के बैठा है कि प्रोविजन एंड रिजर्व तो भैया सिर्फ 3-4 पेजेस का चैप्टर है, तो इसको बाद में पढ़ लेंगे या नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या चलेगा, तो उसको ये वीडियो भेजो और बोल भाई माँ कसम है ये वीडियो जरूर देख। भले ही अभी इतने ज्यादा मार्क्स का नहीं है, लेकिन 12th में मैं तुम्हारा गुरुजी, तुम्हारा मेंटोर, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, ये जानता हूं कि कितना इस्तेमाल आएगा। मुझसे पूछो ना, आपको रिजर्व की एंट्रियां करनी है, इस साल नहीं है कोई, अगले साल एंट्रियां होंगी रिजर्व की। और मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं, पहले चैप्टर से शुरू हो जाएगी, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। तो इसका बेटा सोर्स क्या है, कहां से बनता है? ये रेवेन्यू प्रॉफिट से बनता है, ये आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। दोबारा लिख देता हूं मैं, जुकाम जुकाम हो गया भाई। आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, हाँ जी। यूसेज, इट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड विदाउट एनी प्री कंडीशन। ये आप लोगों को डिविडेंड के रूप में बांट सकते हो। इट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ओनली इफ द कंपनी सेटिस्फाइज सर्टेन कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट, ठीक है जी। पर्पस स्ट्रेंथन द कंपनी, ठीक है जी। मीटिंग कैपिटल लॉसेस, फ्यूचर में होने वाले कैपिटल लॉसेस के लिए बचने के लिए बनाई जाती है, इसको याद कर लेना। फिर आता है रिजर्व, ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्व और प्रोविजन, ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के देख लो भैया 200%, एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। प्रोविजन एंड रिजर्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से, टॉपिक में से एक है। इनका डिफरेंस सातों के सातों बेसिस पर आपने इसको प्रिपेयर करके जाना है। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, डन है। नोट्स बनाओगे प्यारे प्यारे। इस पिक्चर का एक और गाना था, वो बताना कमेंट सेक्शन में। बड़ा फेमस गाना था, ठीक है जी, और उसमें टावल वाला डांस था, ठीक है। तो ये पिक्चर, ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल था इस टॉपिक को समझने के लिए। अब आपको मुझे ये बताना है कि यहां पे जो गुल्लक है सलमान खान ने बनाई थी, वो प्रोविजन था या रिजर्व था? मैंने बताया है पूरी वीडियो के अंदर, देखते हैं यहां तक कौन कौन पहुंचा है। तो आपको लिखना है हैशटैग पहुंच गया, और इसका जवाब यह है कि वो जो भी आप बताओगे जवाब, कि वो प्रोविजन था या वो रिजर्व था। थर्सडे नाइट 100% आ रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये बात भी 200 तक फैला दो, और इस लेक्चर को उतना ही प्यार देना जितना आप प्यार बाकी लेक्चर को देते हो, ठीक है जी। क्रैश कोर्स जल्द से जल्द खरीद लो। 18 नवंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, डेडिकेटेड। एंड ये जो प्राइस मैंने आपको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ थर्सडे तक ही वैलिड रहेगा, ऑलराइट। उसके बाद ये प्राइस हाइक हो जाएगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।